लेबर कॉस्टिंग का थ्योरी करेंगे, लेबर और उसके आगे के चैप्टर्स का। देखो लेबर में क्या क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है आपको पूछा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल लेबर टाइम इज टेकन एज ओवरहेड कॉस्ट। क्या ये बात सच है? तो लेबर रेट कॉस्ट को, जो एबनॉर्मल टाइम जाता है लेबर का, उसको आप ओवरहेड कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हो। तो देखो क्या लिखा है, इट इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग दैट ऑल एबनॉर्मल लॉसेस शुड नॉट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इवन इफ इट इज एबनॉर्मल वेजेस पेड फॉर आइडल टाइम। द वेजेस पेड फॉर आइडल टाइम शुड बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल। आप कस्टमर से एबनॉर्मल लॉस का पैसा वसूल नहीं करते, आप उसको खुद पे लेते हो एज अ कंपनी। तो आप उसको कॉस्टिंग पीएल में डालते हो, न कि एज एन ओवरहेड ट्रीट करते हो उसको, क्योंकि ओवरहेड ट्रीट करने का मतलब हो गया कस्टमर से पैसा वसूल करना। नेक्स्ट बोला पेमेंट ऑफ हाई वेजेस डज नॉट नेसेसरी मीन्स इंक्रीजिंग द वेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑब्टेन्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा वेजेस पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आउटपुट ऑफ पर यूनिट जो वेजेस आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यस सर। तो क्या लिखा है देखो, जनरली हाई वेजेस इज पेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। इफ इट इज वर्क सो देन सच हाई पेमेंट ऑफ वेज डज नॉट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि अगर आपका लेबर का एफिशिएंसी बेटर हुआ है तो वो प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा करके दिया होगा। यस सर। तो आप उसको अगर हाई वेजेस पेड भी किए हो तो उधर आपका आउटपुट भी तो बढ़ गया, तो ओवरऑल आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। यस सर। इनफैक्ट कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दे। क्यों? क्योंकि आप लेबर को 1 रुपया की जगह 1 रुपया 25 पैसा पर आवर देते हो, लेकिन वो 100 की जगह अगर 120 यूनिट बना देता है तो आपका पर यूनिट ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आपका आउटपुट का प्रोडक्शन का परसेंटेज ज़्यादा है वेजेस के पेमेंट के परसेंटेज के मुकाबले। तो कभी कभी ये रिड्यूस भी कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन। और देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ आइडल टाइम के बारे में बार बार। व्हाट डू यू मीन बाय आइडल टाइम? हाउ इज आइडल टाइम क्लासिफाइड एंड ट्रीटेड? तो देखो आइडल टाइम का मतलब क्या है, वो टाइम जब लेबर पेमेंट तो ले रहा है लेकिन कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहा। अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लेबर को पेमेंट होता है। तो बोला इसका फिर इम्पैक्ट ऑफ या क्लासीफाई कैसे करते हैं? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आइडल टाइम रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ आवर्स पेड which are not utilized for productive purpose. It is the time during which the worker is not engaged in production but paid for even during such time. तो आइडल टाइम का इक्वल्स टू क्या है, टोटल टाइम माइनस प्रोडक्टिव टाइम। अब आपको बोला इसको अकाउंट्स में कैसे दिखाते हैं, तो आइडल टाइम का पैसा हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते हैं, कस्टमर से वसूल नहीं करते। यस सर। अब यहाँ पे आपको बोला कॉजेज ऑफ आइडल टाइम, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम में मेरा एक आंसर यहाँ पर एक बार में गलत होगा कि पीएल में भेजते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन में डील करेगा। तो पहले यहाँ पे कॉजेज दिए। नॉर्मल क्या कॉजेज आइडल टाइम का, टाइम टेकन बाय वर्कर टू रीच द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम द मेन गेट। मेन गेट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक आने में जो टाइम लगा, क्योंकि मेन गेट पे एंट्री करते ही वो रिकॉर्ड बुक में साइन कर देते हैं कि आज का उसका अटेंडेंस इतना बजे से स्टार्ट हो गया। लेकिन मान लो मेन गेट से जहाँ पे मशीन लगा हुआ है वो 10 मिनट दूर है, तो आने में जो 10 मिनट बर्बाद हुआ वो आइडल टाइम है, क्योंकि वो जब एंट्री गेट में टाइम साइन कर दिया वो तो उतना बजे से पेमेंट स्टार्ट हो गया उसका। टाइम लॉस बिटवीन द फिनिश ऑफ वन जॉब एंड स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट जॉब। कई बार एक काम खत्म करके दूसरा काम चालू होने में कुछ गैप लग जाता है, वो आइडल टाइम है। टाइम स्पेंड टू ओवरकम द फटीग एंड टायर्डनेस। कई बार लेबर थक जाता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है या रेस्ट ले लेता है 5-7 मिनट का, लेकिन उसका कोई पैसा कटता नहीं है उस चीज़ का, तो वो आइडल टाइम है। टाइम स्पेंड टू मीट वर्कर पर्सनल नीड लाइक टेकिंग लंच, टी एक्सेट्रा। टाइम रिक्वायर्ड टू सेट अप द मशीन, टू रिसीव द मटेरियल एंड टू इनिशिएट द प्रोसेस। ये सब चीज़ में कई बार टाइम लग जाता है, तो वो सब नॉर्मल कॉजेज है। ये सब नॉर्मल है, जो होगा ही होगा, इसको आप रोक नहीं सकते। अब आते हैं एबनॉर्मल कॉजेज। मशीन का ब्रेकडाउन हो जाना, पावर का फेलियर या इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, काम का प्लानिंग डिफेक्टिव था, प्लानिंग ही गलत था जिसके कारण लेबर अटक गया, तो ये सब हो गया एबनॉर्मल। अब आपको बोला ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम इन कॉस्ट अकाउंटिंग। फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पज आइडल टाइम इज क्लासिफाइड इनटू नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम को हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम का पैसा हम लोग कस्टमर से वसूल करते हैं, जबकि एबनॉर्मल को
पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कॉस्टिंग पीएल में, और खुद कंपनी उसका खर्चा बियर करता है। नॉर्मल आइडल टाइम को प्रोडक्शन ओवरहेड में ले लेते हैं और एबनॉर्मल आइडल टाइम को कॉस्टिंग पीएल में डाल देते हैं। यस सर। एक थ्योरी क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रुप बोनस स्कीम किसको बोलते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग सम्स भी बनाए हैं। हम लोग लेबर के ग्रुप को टोटल पेमेंट कर दिए। हम एक लेबर के ग्रुप को बोले तुम लोग 4 लोग मिलके काम कर रहे हो, टोटल हम 1000 रुपया दे देंगे। अब आप निकाले कि लेबर अगर एक्चुअली अलग अलग काम करता तो उसका टोटल वेजेस कितना बनता, जितना एक्स्ट्रा वेजेस मिला वो पूरे ग्रुप को बोनस मिला है, उसको उनके वर्किंग आवर के प्रोपोर्शनेट परसेंटेज में या रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। यस सर। नेक्स्ट बोला, डू यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एबनॉर्मल आइडल टाइम वेजेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये रिपीट हुआ, पीछे भी पूछे थे, नहीं, एबनॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं इंक्लूड होगा, यस बल्कि वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। एक और पूछा है, डू यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर इन ब्रीफ। टाइम कीपिंग इन लेबर कॉस्टिंग इज नॉट नेसेसरी व्हेन वर्कर आर पेड ऑन अ पीस रेट सिस्टम। जब लेबर को पर पीस पेमेंट कर रहे हैं तो उसका टाइम कितना देर वो काम किया वो रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। क्या इस बात को आप जस्टिफाई करते हो? नहीं, ये गलत बात है। देखो लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जनरली टाइम कीपिंग इज नेसेसरी व्हेन वर्कर आर पेड ऑन टाइम रेट सिस्टम, बट टाइम कीपिंग इज ऑल्सो नेसेसरी इवन ऑन पीस रेट सिस्टम। क्यों? टू नो वेदर द वर्कर विल completed the working time or not, to set the standard time for a particular job। हमको देखना ही पड़ेगा लेबर कितना देर में काम किया ताकि उसका एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। और कहीं पर वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, कहीं एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो उसको रिड्यूस भी किया जाएगा आगे से। तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि लेबर कितना देर में क्या काम खत्म किया, तो टाइम रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। यस सर। एक और डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन हाल्से स्कीम एंड रोवन स्कीम। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा, अर्निंग ऑफ वर्कर डज नॉट रिफ्लेक्ट एज मच हाई एज एन इंक्रीज इन टाइम सेव्ड। हाल्से में स्ट्रेट अवे 50% टाइम सेव का बोनस दे देते हैं हम लोग। यानी वो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी को कैलकुलेट नहीं करता, जबकि रोवन में टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड फॉर्मूला है। यानी अगर टाइम टेकन ज्यादा है, टाइम टेकन कम है टाइम अलाउड के मुकाबले, 50% से ज्यादा है तो ज्यादा बोनस मिलेगा, कम है तो कम बोनस मिलेगा। यानी वो एफिशिएंसी को भी फोकस कर रहा है। यस सर। अब देखो यहाँ पे सेकंड डिफरेंस यही लिखा, एम्प्लॉय गेट 50% ऑफ टाइम सेट बोनस, और यहाँ पे बोला वर्कर गेट बोनस ऑफ टाइम सेव्ड इन प्रोपोर्शन टू टाइम टेकन। और बोनस में फॉर्मूला लिख दिया और उसमें भी फॉर्मूला लिख दिया थर्ड डिफरेंस में, 50% टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, और यहाँ लिख दिया टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। तो इनका एक डिफरेंस में फॉर्मूला लिखा, एक डिफरेंस में लिखा कि ये एफिशिएंसी कैलकुलेट करता नहीं है वो हाल से, जबकि रोवन एफिशिएंसी को इंपॉर्टेंस देता है। और एक में लिखा कि यहाँ 50% ही मिलेगा हर बार, और यहाँ पर डिपेंड करता है वो कितना एक्स्ट्रा टाइम बचा कर दिया। यस सर। एक क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्ड टाइम रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो ये कुछ नहीं है, वर्कर का, हर वर्कर का एक कार्ड बना हुआ रहता है जिसमें वो कब एंट्री किया, कब ब्रेक लिया, कब एग्जिट किया, उन सब का डिटेल मेंटेन होता है। कई बार वो कार्ड जॉब के हिसाब से बनता है, मतलब काम के हिसाब से कार्ड, और कई बार वर्कर के हिसाब से कार्ड बनता है। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ, कार्ड टाइम रिकॉर्ड सिस्टम और टाइम बुक कीपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन अ कार्ड कॉल्ड द टाइम कार्ड और जॉब कार्ड। दिस इज बेस्ड ऑन जॉब और बेस्ड ऑन वर्कर। यानी काम के हिसाब से भी कार्ड बनता है कि काम कितना बजे चालू हुआ, काम कितना बजे खत्म किया वो वर्कर। और अगर वर्कर के हिसाब से भी कार्ड बनता है कि वो वीकली कब घुसा, किस दिन कब निकला, तो वो सब का डिटेल भी मेंटेन होता है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, डिस्कस द वेरियस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर अंडर टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम से सैलरी देने से क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, और पर पीस सैलरी दें या वेजेस दें तो उसमें क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो टाइम रेट सिस्टम में क्या बोला, अंडर टाइम रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड बाय हिम ऑन हिज वर्क। द टाइम रेट इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द प्रिवेलेंट इंडस्ट्रियल रेट्स। यानी एक्चुअली रेट कितना देते हैं इनटू कितना टाइम काम किया। तो इसका एडवांटेज क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा,
सुटेबल कब और कब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो सुटेबिलिटी बताया, पर्सन हु सर्विस कैन नॉट बी डायरेक्टली और टेंजिबली मेजर्ड। जब आपका काम कितना प्रोडक्शन किए या कितना काम किए उसके हिसाब से आपको कनेक्ट नहीं कर पाए, वहां पर टाइम रेट ही बेटर है। देखो कोई वर्कर अगर यूनिट बना रहा आउटपुट, तो फिर तो पीस रेट बेटर है कि 5 पीस बनाया तो 500 रुपया दिए, 6 पीस बनाया तो 600 रुपया दिए। लेकिन एक सुपरवाइजर जो घूम घूम के नजर रखता है, उसको तो आप पीस रेट नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो कितना पीस पे नजर रखा है ये कौन देखेगा। यस तो वो तो सुबह 8 बजे से सुपरविजन करना चालू किया और शाम को 5 बजे निकल गया, तो 8 से 5 कितना घंटा वो काम किया उसके हिसाब से उसका वेजेस होगा। तो ये उन लोगों के लिए बेटर है, क्लर्क, सुपरवाइजर, हेल्पर, क्योंकि ये लोग कितना प्रोडक्ट में काम किए ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसीलिए वहां पर टाइम रेट बेटर है। तो टाइम रेट का एडवांटेज क्या बताया, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट है। एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज हाई एज द वर्कर डू नॉट टेंड टू इंक्रीज द क्वांटिटी। टाइम रेट में क्वालिटी पे फोकस होता है, क्वांटिटी पे नहीं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि कोई वर्कर अगर ज़्यादा भी प्रोडक्शन कर दिया तो यहाँ पर इग्नोर होता है वो फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम के हिसाब से पेमेंट करते हो, कितना बनाया वो देख के नहीं। दिस डज नॉट डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट वर्कर एंड स्लो वर्कर। इस टाइम रेट सिस्टम में सुबह 8 से 5 आप भी काम किए, सुबह 8 से 5 हम भी काम किया, लेकिन आप 8 से 5 ज़्यादा एफिशिएंटली काम किए, 100 की जगह 150 पीस बनाए, हम 80 बनाया, लेकिन आपको भी 8 से 5 का पेमेंट मिला, मेरे को भी 8 से 5 का पेमेंट मिला। मतलब एफिशिएंसी यहाँ पर इग्नोर हो रहा है। यस सर। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। वैसे पीस रेट का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया, पीस रेट का पहले फॉर्मूला बता दिया, नंबर ऑफ पीस इनटू पीस रेट। एडवांटेज बताया द सिस्टम इज सिंपल टू ऑपरेट, यानी वो भी सिंपल था, ये भी सिंपल है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एडवांटेज जो सेकंड नंबर बताया, द इंसेंटिव प्रोवाइडेड इज क्वाइट इफेक्टिव as the worker get the full benefit of any increase in production and the employer also gain by saving on overhead cost। क्योंकि आप पीस रेट पेमेंट कर रहे हो, लेबर को लगता है कि हम ज़्यादा बनाएंगे तो मेरे को ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। वो घड़ी देख के काम नहीं करता कि हम बस सुबह 10 बजे घुसे शाम को 5 बजे निकल गए। वो देखता है कि हम 10 से 5 में ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, मेरे को ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पर पीस रेट फायदेमंद है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये क्वालिटी को फोकस नहीं करता, क्वांटिटी को फोकस करता है। अब लेबर का क्या गलती होगा कि वो जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाए ताकि हमको ज़्यादा सैलरी मिले या वेजेस मिले। तो वो क्वालिटी को इग्नोर करेगा। मेंटेनेंस ऑफ डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल वर्कर इज नेसेसरी। आपको इंडिविजुअल वर्कर का डिटेल मेंटेन रखना पड़ेगा, कौन कितना पीस आज बनाया, हर रोज कौन कितना पीस बना रहा है, इसका अलग से डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। यस सर। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम है। यहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा होगा क्योंकि लेबर स्पीड काम करने के चक्कर में कई बार रॉ मटेरियल गिरा देगा, तोड़ देगा, तो वेस्टेज भी ज़्यादा होगा। यस सर। अगला क्वेश्चन ये पूरा काम का क्वेश्चन है, हाउ इज ओवर टाइम वेज ट्रीटेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। जब ओवर टाइम मिलता है किसी वर्कर को तो कॉस्ट अकाउंटिंग उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करता है, कैसे रिकॉर्डिंग करता है। तो देखो यहाँ पे बोला है कि अकाउंटिंग अगर ड्यू टू जेन्युइन लेबर शॉर्टेज, आप ओवर टाइम क्यों दे रहे हो वर्कर को, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम काम किया। यस सर। अब लेबर एक्स्ट्रा टाइम क्यों काम करे, मेरा फैक्ट्री अगर 10 से 5 काम करने का टाइमिंग रखा है तो लेबर 10 से 5 काम करके तो घर चला जाएगा, तो ओवर टाइम वो क्यों करेगा। पहला पॉइंट दिया ड्यू टू जेन्युइन लेबर शॉर्टेज। मेरे 10 लेबर हैं, 3 आज छुट्टी पे चले गए या तबीयत खराब हो गई, अब 7 ही लेबर है। यस सर। लेकिन पर डे अगर मेरा टारगेट है कुछ आउटपुट का तो उतना प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। यस सर। तो लेबर से तो एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा, वरना काम तो पूरा नहीं होगा। मान लो दिन का टोटल पर लेबर 100 पीस बनाता है और मेरे 10 लेबर है तो दिन का 1000 पीस बनना चाहिए। यस सर। लेकिन आज 3 लेबर छुट्टी पे चले गए, तो अगर नॉर्मल टाइम पे काम हुआ तो कितना प्रोडक्शन होगा, 700 केवल। हाँ जी। तो 300 तो कम बनेगा, तो आप टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे, कस्टमर को ऑर्डर नहीं दे पाओगे। यस सर।
तो आप वहां पर लेबर को क्या बोलोगे, जो 7 लेबर है उनको, कि भैया आज 2 घंटा एक्स्ट्रा रुक जाओ, वो 300 पीस जो कम बना है वो बना जाओ थोड़ा। तो वो तो बोलेगा ना रुक तो जाएंगे लेकिन इसका एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। यस सर। ओवर टाइम। तो अगर ये ओवर टाइम जेन्युइन लेबर शॉर्टेज के कारण हुआ है तो ट्रीट इट एज अ रेगुलर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज डायरेक्ट लेबर बाय इन्फ्लेटिंग नॉर्मल वेज रेट। तब फिर उसको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ माना, डायरेक्ट लेबर ट्रीट करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दो। यस सर। एट कस्टमर्स डिजायर और अर्जेंसी। एक कस्टमर आया, बोला आप दिन में कितना पीस बना लेते हो? आप बोले मेरे 10 लेबर हैं, एक दिन में एक लेबर 100 पीस बना लेता है, मतलब 1000 पीस बनता है मेरा डेली का। वो कस्टमर बोला लेकिन मेरे को आज के आज 1500 पीस चाहिए। यस सर। आप बोले कि ठीक है बन जाएगा लेकिन इसका दाम ज्यादा लगेगा। कस्टमर बोला मंजूर है, मेरे को अर्जेंसी है बहुत ज्यादा, मेरे को आज के आज 15। तो आप अपने उन्हीं 10 लेबर को बोलोगे ना भैया ओवर टाइम कर दो थोड़ा आज। यस सर। तो उस खर्चे को, अब ऑब्वियस बात है ओवर टाइम करेगा तो पेमेंट ज्यादा लेगा, तो उस खर्चे को आप अपने नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्ट लेबर बोल के ऐड करोगे? नहीं, आप उस कस्टमर से अलग से चार्ज करोगे वो पैसा, है ना? यस। तो देखो यहाँ पे लिखा चार्ज टू द जॉब डायरेक्टली, सच अमाउंट विल बी सुटेबली रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर बाय चार्जिंग एट अ हाई रेट। आप अपने नॉर्मल प्रोडक्शन का कॉस्ट क्यों बढ़ाओगे? आप तो उस कस्टमर को बोलोगे तुम्हारा 1500 पीस मिल जाएगा, ऐसे तो हम एक पीस 10 रुपया करके बेचते हैं लेकिन तुमको अर्जेंट है इसलिए एक पीस का 11 रुपया पड़ेगा, हाँ, क्योंकि मेरा लेबर कॉस्ट बढ़ जा रहा है। ठीक है। थर्ड केस दिया, इररेगुलर ओवर टाइम टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। अचानक मार्केट में बहुत डिमांड बढ़ा हुआ है प्रोडक्ट का, मार्केट में बहुत डिमांड बढ़ा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए तुमको भी लगा कि अभी बाजार में प्रोडक्ट का बहुत अच्छा डिमांड है। जैसे अभी गर्मी चल रहा है इतना, तो आइसक्रीम, फ्रिज, एसी, कूलर, इनका डिमांड बहुत है। यस सर। तब आप जो अगर आप इनका बिजनेस करते हो वैष्णवी, तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ जी। तो उस केस में आपको लेबर से एक्स्ट्रा काम भी करवाना पड़ेगा। यस सर। लेबर ओवर टाइम लेगा, आप उसको इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड की तरह ट्रीट करोगे। यस सर। ड्यू टू फॉल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट का गलती के कारण लेबर को ज्यादा काम करना पड़ा। मैं कोई एक डिपार्टमेंट गलत काम किया, प्लानिंग गलत था या डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ हो गया था जिसके कारण लेबर बेचारा उस समय नॉर्मल काम नहीं कर पाया, उसको बाद में रुक के काम कंप्लीट करना पड़ा, तब फिर उस डिपार्टमेंट का कॉस्ट में उसको अलग से ऐड करो। और अगर एबनॉर्मल कंडीशन है लाइक स्ट्राइक, एबनॉर्मेलिटी के कारण अगर आपको ओवर टाइम कराना पड़ा लेबर से, क्योंकि आपके लेबर अचानक 5 दिन स्ट्राइक पे चले गए थे, अब जब वो लौटे हैं तब आपका पिछला प्रोडक्शन जो शॉर्टेज हो रहा है वो तो पूरा करवाना पड़ेगा ना, 5 दिन तक कोई काम नहीं हुआ था। यस सर। तो आप अपने टारगेट्स मिस नहीं कर पाओगे अगर आप पिछले गैप को फुलफिल नहीं करोगे। तो उस केस में आप लेबर से एक्स्ट्रा काम करवाओगे ताकि वो प्रोडक्शन का जो शॉर्टेज हुआ था वो पूरा हो जाए। तो उस केस को एबनॉर्मल केस था, इसलिए एबनॉर्मलिटी को हमेशा कहाँ डालते हैं? कॉस्टिंग पीएल में। यस सर। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो हम लोग पढ़े। नेक्स्ट बोला डिस्कस द रोवन प्लान एंड द इंसेंटिव मेथड। कुछ नहीं, रोवन प्लान का फॉर्मूला लिख दो, डिस्कस द हालसे प्लान, तो हालसे प्लान का फॉर्मूला लिख दो और एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। ऊपर एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े ही हो, वही लिख दो। अगला वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत काम का, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर टर्नओवर, हाउ इट इज मेजर्ड। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है? लेबर फोर्स का ऑर्गेनाइजेशन में आना और जाना, जॉब ज्वाइन करना छोड़ना, जॉब ज्वाइन करना छोड़ना। लेबर का टर्नओवर यानी लेबर का रोटेशन, वो अपने 3 रीजन से पढ़े थे, ड्यू टू सेपरेशन, ड्यू टू रिप्लेसमेंट एंड ड्यू टू फ्लक्स मेथड। यस सर। तो वही 3 का बात लिखे और फिर वही 3 का फॉर्मूला लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अभी अभी किए, देखो दोबारा आ गया 2012 में, आइडल टाइम और उसका ट्रीटमेंट। तो अभी अभी पढ़े थे, जो अब भी बड़ा वाला क्वेश्चन पढ़े थे। फिर आ गया देखो व्हाट डू यू मीन ओवर टाइम, यानी ये ओवर टाइम वाला क्वेश्चन इनका फेवरेट है। यस सर। ये इस चैप्टर से बहुत रिपीट हो रहा है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो लेबर खत्म, अब आते हैं ओवरहेड पे। तो देखो यहाँ पे बोला है वेरिएबल ओवरहेड वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। क्या ये बात ट्रू है? वेरिएबल ओवरहेड आउटपुट के हिसाब से वेरी करता है, ट्रू है कि फॉल्स है? यस सर। बिल्कुल ट्रू है सर। वेरिएबल ओवरहेड का तो मतलब यही है ना बेटा, आप 100 पीस बनाए, आप लेबर का 5 रुपया पेमेंट करते हो, 100 पीस बनाए 500 रुपया खर्चा हुआ, 5000 पीस बनाए तो 2500 रुपया खर्चा होगा, 50,000 पीस बनाए तो 50,000 इंटू 5 आपका 2.5 लाख रुपया खर्चा होगा। तो यस, वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। कॉस्ट ओवरहेड चैप्टर में अपने बेटा क्या करते थे, सब खर्चा को डिपार्टमेंट वाइज बंटवारा ना। हाँ यस सर। उस बंटवारे का इंग्लिश वर्ड क्या था? एलोकेशन। हाँ यस सर। और एलोकेशन का और अच्छा स्टाइलिश वर्ड है अपॉर्शनमेंट। यस। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज टर्म्ड एज अपॉर्शनमेंट। यस ट्रू, बात सच है। खर्चे को एलोकेट करना मतलब बंटवारा करना। यस सर। और जब सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बंटवारा करते थे लास्ट में, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। बोलते थे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यस सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाएगा। मशीन आवर रेट का मतलब क्या है? हम अपने टोटल ओवरहेड को जब टोटल मशीन आवर से डिवाइड करके रेट निकालते हैं, 1 घंटा मशीन चलने का खर्चा कितना लगा, उसको बोलते हैं मशीन आवर रेट। आई रिपीट, टोटल ओवरहेड को जब हम मशीन आवर से टोटल मशीन आवर से डिवाइड करते हैं तो जो रेट आता है वो होता है पर आवर मशीन चलने का खर्चा कितना पड़ा, उसको बोलते हैं मशीन आवर रेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में यही दिया, एन एक्चुअल और प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ कॉस्ट अपोर्शन्ड ऑन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। हम ओवरहेड को किस रेट पे एब्जॉर्ब किए, क्योंकि टोटल ओवरहेड को जब मशीन आवर से डिवाइड किए जो रेट निकल के आता है उस रेट को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन रेट। क्यों बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट? क्योंकि हम साल के बिगिनिंग में ये रेट निकाल लेते हैं कि हम ओवरहेड को कस्टमर से किस रेट पे वसूल करेंगे, तो वसूल करेंगे मतलब एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसीलिए इसको एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू मीन सेमी वेरिएबल ओवरहेड? वो ओवरहेड जो मेरा न तो फिक्स्ड है न वेरिएबल है, एक ऐसा ओवरहेड जिसका सर्टेन पार्ट फिक्स्ड है और सर्टेन पार्ट वेरिएबल है। सर एग्जांपल दीजिए। मान लो हम आपको बोले कि आपको मेरे यहाँ पे काम करना है और आपको पूरा 8 घंटा काम करने का 5,000 रुपया देगा और एक्स्ट्रा कुछ भी काम कराएगा तो पर आवर हम आपको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा देगा। तो आपका 8,000 तो फिक्स हो गया ना? यस सर। और बाकी जो पर आवर एक्स्ट्रा देंगे वो वेरिएबल। हाँ यस तो सर। यानी आपका पूरा वेजेस को अगर हम एक लैंग्वेज में बोले, ये हो गया सेमी वेरिएबल, जिसमें थोड़ा पार्ट एक सर्टेन पार्ट फिक्स्ड है और थोड़ा पार्ट यानी एक बाकी रिमेनिंग सर्टेन पार्ट आपका वेरिएबल है। ठीक है ना? यस सर। तो यही है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। देखो यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाया कि ये जो पहला डायग्राम दिखा रहा है ये वेरिएबल का है, तो देखो जो आउटपुट के हिसाब से बढ़ता जाए वो हो गया वेरिएबल। यस सर। जो आउटपुट के हिसाब से फिक्स रही है एकदम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हो गया फिक्स कॉस्ट। यस सर। ये वाला हो रहा है फिक्स कॉस्ट, ये वाला लाइन हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के हिसाब Yes, से बढ़ sir. रहा है। लेकिन ये हो गया सेमी वेरिएबल, थोड़ा देर फिक्स्ड फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा देर फिक्स्ड फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा देर फिक्स्ड। यस सर। ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल। हाँ जी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्ट एलोकेशन एंड कॉस्ट अपॉर्शनमेंट का क्या मतलब है? कॉस्ट एलोकेट करना मतलब वो जो आप वेजेस को तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में बांटते थे, वो जो आप लाइटिंग के एक्सपेंस को तीनों प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में बांटते थे, वो हो गया कॉस्ट एलोकेशन। कौन सा कॉस्ट किस पार्ट को बिलोंग करेगा, यस ना? सर। किस बेसिस पे बटेगा। और कॉस्ट अपॉर्शनमेंट करना मतलब जब किसी खर्चे को दो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं।
तो जो आप Yes, पूरा sir. बंटवारा बोलते थे उसको आप अपॉर्शनमेंट बोलते थे। अच्छा, ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं? सर वो ओवरहेड हम लोग एस्टिमेट करके चलते हैं कि कितना लगेगा, तो हाँ। अगर वो ज्यादा कर लेते हैं तो ओवर एब्जॉर्प्शन, और जितना लगता है उससे कम, जितना एक्चुअल में लगता है उससे कम अज्यूम करके चलते हैं तो अंडर एब्जॉर्प्शन। एग्जैक्टली, तो यही बात आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, ओवर हेड एब्जॉर्प्शन। तो पहले आपको एब्जॉर्प्शन का मतलब बताना है, फिर ओवर और अंडर का मतलब बताना। यस सर। यहाँ पर और कुछ है। दो मेथड पूछा आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन निकालने का। तो एक तो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट, और एक होता है इनडायरेक्ट, जो आप परसेंटेज पे बांटते हो। परसेंटेज ऑफ मटेरियल के हिसाब से बांट दिए, या लेबर के हिसाब से बांट दिए, या प्राइम कॉस्ट के हिसाब से बांट दिए, या लेबर आवर रेट या मशीन आवर रेट के हिसाब से बांट दिए। अगर इन सब बेसिस पे खर्चों को बांटते हो वो कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड, और जब आउटपुट के हिसाब से कॉस्ट को डिवाइड करते हो वो हो गया डायरेक्ट मेथड। यस सर। डू यू एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। ब्रीफ, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर ए डिक्रीज प्रॉफिट इन कॉस्ट बुक। अगर आप अंडर सब्सक्राइब की हो, यानी आप जितना लगा उससे कम खर्चा एज्यूम की हो, ये आपके प्रॉफिट को कम कर देता है। क्या ये बात सच है? आपको क्या लगता है? हम 5 रुपए की जगह 3 रुपया खर्चा सोच लिए, क्या ये मेरे प्रॉफिट को कम करेगा? नहीं सर। बेटा करेगा ही ना। आप एक बात सोचो, मटेरियल का 5 रुपया लगा, लेबर का 3 रुपया लगा, ये आपको एक्चुअली पता था। हम आपके पास आया वैष्णवी और हम बोला हम आपको एक ऑर्डर देना चाहते हैं। हाँ जी। तो बताओ मेरे को खर्चा कितना पड़ेगा? आप मनी मन सोचे कि 100 पीस का ऑर्डर दे रहे हैं सर, और लेबर का एक पीस का 20 रुपया लगता है, तो 2000 रुपया तो लेबर का लग जाएगा। यस सर। मटेरियल का, सॉरी। लेबर मेरा एक पीस बनाने का 5 रुपया लेता है, तो 500 रुपया लेबर का लग जाएगा। तो 2500 तो आपको पता था कि एग्जैक्टली लगेगा, लेकिन आपका रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब तो आप मेरे प्रोडक्शन के हिसाब से बांट नहीं सकते ना। यस सर। तो आप इसका एब्जॉर्प्शन का रेट सोचे कि ये सर का काम होने में टोटल मशीन 20 घंटा चलता है और मेरा ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट 3 रुपया होगा शायद। तो हम 2 घंटे, मान लो 20 घंटा मशीन चलेगा, 3 रुपया करके हम 60 रुपया ले लेते हैं। यस सर। तो आप मेरे को बोले 2560 रुपया आपका टोटल कॉस्ट होता है। यस सर। लेकिन बेटा आप गलत ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का रेट ले लिए थे। आपका एक्चुअली में ओवरहेड 5 रुपया करके पड़ा, आप 2 रुपया पर आवर कम चार्ज किए मेरे से। हाँ जी। तो ये आपका खर्चा जो आप मेरे से रिकवर नहीं कर पाई, आपके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं करेगा? हाँ करेगा। करेगा। तो यही तो पूछा बेटा कि आपका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट करेगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल करेगा। हाँ। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, एक्सेस ऑफ एक्चुअल ओवरहेड और एक्सपेंस इनकर्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन, जो मीनिंग आप बताए थे कि एक्चुअल ज्यादा है और एब्जॉर्ब कम है। कम। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, सपोज द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 3 रुपीज पर मशीन आवर। आप 3 रुपया एज्यूम करके खर्चा वसूल कर लिए, बट द एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड इज 5 रुपीज पर मशीन आवर। ओ अच्छा अच्छा, हाँ जी। अ यूनिट ऑफ आउटपुट नीडेड 1 आवर टू कंप्लीट अ मशीन। तो आप कस्टमर से 2 रुपया पर आइटम कम वसूल किए ना बेटा। हाँ जी। हाँ तो ये आपके पीएल को इम्पैक्ट नहीं करेगा? करेगा बिल्कुल। हाँ करेगा करेगा। आपका 2 रुपये से हर यूनिट में प्रॉफिट कम हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे फिर वही डिफरेंस पूछा, कॉस्ट एलोकेशन और कॉस्ट अपॉर्शनमेंट का फर्क ऊपर पड़ के आए थे, जो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ये तो कुछ पढ़ाने लायक टॉपिक ही नहीं है, लेकिन देख लो, देयर आर प्राइमरी डिपार्टमेंट विच डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं, और जो सर्विस डिपार्टमेंट वो है जो सपोर्ट देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। यस सर। एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंस्टेड हाउ दे ट्रेड इन कॉस्ट। ये फिर वही आ गया, वेस्टेज एंड स्पॉइलेज। इसको आप कैसे डील करोगे कॉस्ट अकाउंटिंग में? अगर ये नॉर्मल वेस्टेज है तो हम यूनिट प्रोड्यूस का रेट बढ़ा देंगे, यस सर। और अगर ये एबनॉर्मल वेस्टेज है तो हम अपने पीएल में डाल देंगे।
हाँ जी। आइडल टाइम का अभी ऊपर पढ़ के आए थे। अगर नॉर्मल आइडल टाइम है तो इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ले लेंगे, और एबनॉर्मल है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर बार बार आएगा। सीधा एक ही लॉजिक है बेटा। अगर वो नॉर्मल चीज है, देखो यहाँ पे एक आइटम का और पूछा, बेड डेप्ट, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में लेंगे ही नहीं, ये पूरी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंट्स का चीज है। हाँ जी, यस सर। टूल्स तो कॉस्टिंग में उनका खाली डेप्रिसिएशन लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। यस सर। फिर आगे अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन, इसका बात कर चुके हैं। वन अंडर एब्जॉर्प्शन तो बात कर दिए, इतना डिटेल दरकार नहीं है इसका। हाँ, ये अच्छा चीज पूछा है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव और कंपोजिट मशीन आवर? ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव और कंपोजिट मशीन आवर मतलब टोटल कॉस्ट फॉर ऑपरेटिंग अ मशीन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन एन आवर। आपको 1 घंटा मशीन चलने का सारा खर्चा मिला के कितना पड़ा? यस सर। यही है कॉम्प्रिहेंसिव और कंपोजिट कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, व्हेन डायरेक्ट कॉस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर आवर ऑफ मशीन आर एडेड along with the per hour overhead of a machine, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों खर्चा मिला के 1 घंटा मशीन चलने का कितना पड़ा पर आवर। यस सर। यही है मेरा कॉम्प्रिहेंसिव और कंपोजिट, सारे खर्चों को ले लिया। ये एब्जॉर्प्शन ओवर एंड एब्जॉर्प्शन फिर आ गया। एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू मीन बाय द टर्म प्रैक्टिकल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी एंड आइडल कैपेसिटी? तो देखो क्या लिखा, प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब रेट ऑफ कैपेसिटी माइनस नॉर्मल लॉस। आप जितना सोचे थे आपका कैपेसिटी माइनस जितना नॉर्मल लॉस हुआ। यस। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है नॉर्मल सेल डिवाइडेड बाय प्रोसेसिंग टाइम पर यूनिट। एक यूनिट नॉर्मल सेल ऑफ वॉल्यूम इन यूनिट्स, मतलब टोटल कितना यूनिट बिक रहा है डिवाइडेड बाय एक यूनिट बनने में जो बिक रहा है उसको डिवाइड कर रहे हैं, केवल टोटल प्रोडक्शन को नहीं बेटा। जितना बेचे उसको डिवाइड कर रहे हैं मेरा प्रोसेसिंग टाइम, कितना टाइम लगा काम होने में। तो आ जाएगा नॉर्मल कैपेसिटी। और आइडल कैपेसिटी का मतलब क्या है? जो काम नहीं हो पाया जितना देर, मतलब जो टाइम बर्बाद गया। तो टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी इनटू आइडल कैपेसिटी। बस ये 3 फॉर्मूला ही ध्यान में रखना, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कॉस्ट ऑडिट, या ये एक थ्योरी है लेकिन ये बहुत पहले आता था, फिर भी बता देते हैं। कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट वर्ड का मतलब आप जानते हो, वेरिफिकेशन। यस सर। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट मतलब कॉस्ट अकाउंट्स का वेरिफिकेशन एंड चेक। यस सर। मेरा प्लान जैसा बना था उसके हिसाब से मेरा खर्चा लगा कि नहीं लगा कॉस्ट में, फैक्ट्री में। एरर्स को, फ्रॉड्स को वहां पे ढूंढना, मेरे सारे रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो हुए कि नहीं हुए वो देखना, हम कॉस्ट को ठीक से कंट्रोल कर पाया कि नहीं, या कॉस्ट कंट्रोल का जो सिस्टम सेट किया था आपने यहाँ वो सिस्टम ठीक से काम किया कि नहीं किया, मेरा कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का कुछ प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल ठीक से फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। अब पूछा, स्टेट द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पीएल एज पर अकाउंट्स एंड एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो अकाउंट्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स में पीएल में क्या फर्क है? देखो, अकाउंट्स में कई एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं लेते। यस सर। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ, जैसे लीगल एक्सपेंस, बेड डेट, लीगल एक्सपेंस। हाँ वो, यस सर। पार्टी मेरे से, हम जिसको माल बेचे उसके पास प्रोडक्ट थोड़ा टूटा फूटा चला गया, वो मेरे से डैमेज क्लेम करेगा कि नहीं? हाँ यस सर। तो देखो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया है बेटा, आइटम्स प्योरली ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मतलब ये आइटम है जो प्योरली अकाउंट्स में ही जाते हैं केवल। तो देखो लिस्ट दिया, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, लीगल एक्सपेंसेस फॉर लोन टेकन, स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज एंड कमीशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, पेनल्टी एंड डैमेजेस, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब कभी भी कॉस्ट में नहीं लेते। यस सर।
है ना। और भी कुछ आइटम है, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर टैक्स, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, अमाउंट ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ, deferred revenue expenditure, sinking cost, capital expenditure charge to revenue, charities and donations, ये सब भी अपने अकाउंट्स में लेते हैं लेकिन कॉस्टिंग में नहीं लेते। यस सर। कुछ इनकम है जो अपने सिर्फ अकाउंट्स में लेते हैं लेकिन कॉस्टिंग में नहीं लेते, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एनी फीस रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, बैड डेब्ट रिकवरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब अकाउंट्स में इनकम मानते हैं ना। यस सर। लेकिन कॉस्ट में तो जो मेन प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके अलावा और कोई इनकम लेते ही नहीं। यस सर। तो ये बहुत सारे आइटम है जो अकाउंट्स में आता है लेकिन कॉस्ट में नहीं आते, इसलिए एक डिफरेंस है। यस सर। दूसरा एक और बात बोलते हैं, आप अकाउंट्स में इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड हो या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो या आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो, इसका आप एक्चुअल फिगर लेते हो। Yes, जबकि कॉस्टिंग में आप एब्जॉर्प्शन के हिसाब से एक प्री डिटरमाइंड फिगर एज्यूम करके लेते हो। आप बोलते हो ना 60% ऑफ वेजेस विल बी वर्क कॉस्ट। हाँ जी। आप बोलते हो वर्क कॉस्ट जो निकल गया है उसका 20% ऑफिस ओवरहेड होगा। यस सर। तो ऐसे आप कई एक चीजों को एज्यूम्ड या एब्जॉर्प्शन बेसिस पे लेते हो। हाँ जी। स्टॉक वैल्यू करने का अकाउंट्स का सिंपल रूल क्या है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। यस सर। लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कोई मार्केट प्राइस कंसेप्ट नहीं है, वहां तो सीधा सीधी कॉस्ट निकाल के ले लेते हैं। हाँ जी। भले मार्केट प्राइस लोअर है फिर भी कॉस्ट ले लेते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स अपने पढ़े जिनके कारण डिफरेंस आता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम? तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, आपने पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब हाँ, वो इंटीग्रेटेड जिसमें फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों का इम्पैक्ट को लेके एक साथ बनाते हैं। हाँ, एक साथ बताते हैं। और वो नॉन इंटीग्रेटेड जिसमें अलग अलग मेंटेन करते हैं। हाँ, और एक बात लिख सकते हो आप कि नॉन इंटीग्रेटेड में ना हम लोग जनरली सिर्फ नॉमिनल अकाउंट आइटम लेते हैं। यस सर। और रियल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। और पर्सनल अकाउंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब वही रियल पर्सनल नॉमिनल वाला कहानी। लेकिन आप इंटीग्रेटेड में तीनों का इम्पैक्ट लेते हो। यस सर। तो ये सब डिफरेंस आप लिख सकते हो। अगला पूछा आपसे, जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग का फर्क क्या है? जॉब कॉस्टिंग मतलब मेरे को एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिला। यस सर। या जॉब और प्रोसेस का डिफरेंस पूछा है। तो जॉब कॉस्टिंग मतलब मेरे को एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिला, हम उसके लिए कॉस्ट निकाल रहे हैं। वैष्णवी आई, हम शर्ट बनाता है, लेकिन वैष्णवी मेरे पास आई और बोली मेरे को चाइनीज कॉलर वाला 1000 शर्ट चाहिए। हाँ, तो ठीक है, हम विदाउट पॉकेट शर्ट बनाते हैं। वैष्णवी आई अलग से बोली हमको पॉकेट वाला शर्ट चाहिए, या स्पेसिफिक डिजाइन बता कर गई इसी डिजाइन का चाहिए। तो ये हो गया जॉब कॉस्टिंग। और प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब जब एक प्रोडक्ट बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग। तो यहाँ पे डिफरेंस भी दिया है। जॉब रेफर्स टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, प्रोसेस रेफर्स टू स्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग। ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन होता है कि एक कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से हम पूरा कर रहे हैं, जबकि प्रोसेस मेरा स्टैंडर्डाइज्ड होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट है, वैसे ही काम होता जाएगा। जॉब कॉस्टिंग में मेरा आउटपुट अलग अलग हो सकता है। वैष्णवी अलग टाइप के कपड़े का ऑर्डर दिया, हम अलग टाइप का कपड़ा बनाया। किरण हमको अलग टाइप के कपड़े का ऑर्डर दिया, हम अलग टाइप का कपड़ा बनाया। लेकिन प्रोसेस में मेरा एक ही स्टैंडर्ड है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। यस सर। जॉब कॉस्टिंग में खुद जॉब ही एक कॉस्ट सेंटर होता है, खुद जॉब ही एक कॉस्ट यूनिट होता है, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में हर एक प्रोसेस अलग अलग कॉस्ट सेंटर होता है। इतना डिफरेंस बहुत आपके 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा। यस सर। नेक्स्ट आपको यहाँ बोला है फिर से वही जॉब कॉस्टिंग का मतलब बताओ, तो ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपको ये जो है ना, ये जो अपने काम करते हैं कि कितना परसेंटेज काम खत्म हो उसका फॉर्मूला क्या है, और कितना परसेंटेज काम खत्म हो तो फिर कितना परसेंटेज अपने पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। यस सर। देखो उसी का दिया है। अगर आपका लेस देन 25% कंप्लीशन है तो पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपका 25 से ज्यादा लेकिन 50 से कम है तो 1/3 जाएगा। 50 से ज्यादा 90 से कम है तो 2/3 जाएगा। 90 से ऊपर है तो जनरली पूरा ट्रांसफर कर देते हैं।
और हाँ जी। परसेंटेज कंप्लीट निकालने का फॉर्मूला भी अपने को पता है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। यस सर। ये सब कुछ काम का बात था इसमें। और इसमें कुछ काम का नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग में व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस कॉस्टिंग आ रहा है? हाँ, ये थोड़ा काम का क्वेश्चन है। मेंशन फ्यू इंडस्ट्रीज दैट यूज प्रोसेस कॉस्टिंग। तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग में केमिकल, पेट्रोलियम, सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, रबर, प्लास्टिक, ये लोग जो बनाते हैं वो लोग प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। असेंबली इंडस्ट्री मतलब जो लोग अलग अलग पार्ट को असेंबल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एरोप्लेन बनाने वाले, टाइपराइटर बनाने वाले, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, रेडियो, फैन, ये सब बनाने वाले। सर्विस इंडस्ट्री मतलब जो लोग कोई टाइप का सर्विस बेचते हैं, तो वो लोग सर्विस इंडस्ट्री हो गए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब जो लोग बेकरी, कॉन्फेक्शनरी, कैंटीन, फ्रूट जूस, ये सब का काम करते हैं। मतलब आप आइटम से ही जज करना है आपको। यस सर। इसमें और कुछ काम का हमको नजर नहीं आ रहा। हाँ, इसमें भी वही बोला है, एबनॉर्मल लॉस का कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस का सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट। तो जो रेट आता है वही मेरे एबनॉर्मल लॉस और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर दोनों का रेट वही होता है। और जो भी एबनॉर्मल लॉस के कारण आपका जो फिगर निकल कर आता है, वैल्यू, फाइनल वैल्यू, वो आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कॉस्टिंग पीएल में। यस सर। जबकि नॉर्मल लॉस को केवल उस फॉर्मूला में माइनस करके रेट बढ़ा देते हो आप। यस सर। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा कि कौन सा इंडस्ट्री किस टाइप का कॉस्ट यूनिट यूज करता है। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में पर टन किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर, ये सब होता है। इलेक्ट्रिसिटी में पर किलोवाट आवर, हॉस्पिटल में पेशेंट पर डे या बेड पर डे। प्रोफेशनल या चार्टेड फर्म है तो वो क्लाइंट पर आवर चार्ज करते हैं। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट पर आवर चार्ज करता है, ये एक्चुअली में गलत है। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट पर सेमिस्टर या पर ईयर चार्ज करता है, ये आवर नहीं हो सकता। स्टूडेंट से आवरली कैसे चार्ज करेंगे। सिनेमा में सीट पर शो, ये ठीक है, एक शो में एक सीट बुक करोगे तो इतना चार्ज लगेगा। कैंटीन जहाँ पे थाली सिस्टम होता है तो वहाँ पे पर मील। होटल में पर बेड नाइट अवेलेबल। स्विमिंग पूल में पर अटेंडेंट या पर आवर रेट होता है। ये आपका अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग टाइप का रेट लेता है।